नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जी हाँ, बता दें बिग ब्रेकिंग, पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही। बता दें राहुल अडानी मुद्दे पर फिर से दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और बता दें यही सब देखते हुए स्पीकर ने बुलाई है एक पर्सनल मीटिंग। वही बता दें दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राहुल गांधी द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। जी हाँ, बता दें बीजेपी को कहा पहले लूटो और फिर बिना सजा के छूट जाओ। जाने क्या कुछ है मामला, राहुल गांधी ने कैसा बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। वहीं बता दें तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी प्रवक्ता बिना नहाए चले जाते हैं, पवन खेड़ा का करारा जवाब। वहीं बता दें पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओवैसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया है नीतीश और तेजस्वी का। जाने अब की बार बिहार में नहीं होने वाली है नैया पार, सब बताएंगे विस्तार से। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बता दें बजट के बहाने दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फिर से जुबानी जंग। जी हाँ, बता दें झड़प हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बता दें पाकिस्तान कर रहा है लगातार इंतजार आईएमएफ से लोन की, लेकिन आपको बता दें अब श्रीलंका की कगार पे पहुंच चुका है पाकिस्तान। और वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बता दें अखिलेश यादव इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले और अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जी हाँ बता दें उमेश पाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। जी हाँ बता दें लगातार बुलडोजर का कहर जारी। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जी हाँ दोस्तों बता दें अमृतपाल को अभी तक 80,000 पुलिस नहीं ढूंढ पाई, क्या नेपाल भागने के जुगाड़ में है अमृतपाल, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। वही जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में। जी हाँ बता दें क्या इस बार सच में सन 2024 में सपा और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, इस पर क्या कुछ बोले हैं प्रशांत किशोर, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहले बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें राहुल अडानी मुद्दे पर संसद में फिर से हंगामा। जी हाँ बता दें 2 बजे तक दोनों सदनों को कर दिया गया था स्थगित। वहीं बता दें एक बार फिर से राहुल गांधी द्वारा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। जी हाँ बता दें उन्होंने कहा कि पहले लूट कर रख रहे हैं और फिर बिना सजा काटे निकल जा रहे हैं। कांग्रेस के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहू चौकसिया का एक नाम इंटरपोल से फिर रेड नोटिस से हटा दिया गया। इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय अन्वय ब्यूरो यानी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ बता दें साफ साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। वहीं भाजपा के किसी भी नेता पर किसी भी तरह का ऐसा हवाला नहीं दिया जा रहा है जहां पर सीबीआई और ईडी द्वारा कोई भी रेड हो रही हो। और इसी के चलते बता दें लगातार जिस तरह से सदन में हंगामा हो रहा है जीपीसी की मांग को लेकर और अडानी मुद्दे पर, और बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। दरअसल आप क्या मानते हैं, क्या सचमुच इस समय केंद्र सरकार बीजेपी के इशारों पर चल रही है, इसीलिए सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है? वहीं बता दें इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी प्रवक्ता नहाकर नहीं आते हैं, पवन खेड़ा ने करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी को जब बोला कि मीर जफर हैं ये, तब बता दें पवन खेड़ा ने ये करारा जवाब दिया। वहीं पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सभी पात्रा के बाद अब कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार दे दिया। पात्रा ने पहले कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम मंगवा कर ही रहेंगे। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शाहजहां ये आप नहीं जानते हैं कि कौन माफ़ी मांगेगा कौन नहीं। राहुल गांधी तो कतई माफ़ी मांगने वाले नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है ये हमारी जनता भी जान रही है और हम भी, कि कौन सही है और कौन गलत। एक बार सदन तो चलने दीजिए। जी हाँ बता दें इसी के साथ सभी पात्रा ने राहुल गांधी को एक तुलना की है किससे, मीर जफर थे, और फिर उनके ऊपर कांग्रेस द्वारा एफआईआर दर्ज हो चुका है। जी हाँ बता दें सीधा सीधा उन्हें देशद्रोही से तुलना की जा रही थी और इसी के चलते उनके ऊपर एफआईआर दर्ज। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वैसी इस प्लान से बिगड़ेगा नीतीश तेजस्वी का सारा खेल। जी हाँ बता दें सारा फायदा मिलने वाला है बीजेपी और ओवैसी को। जी नीतीश की हालत हो चुकी है खराब। बिहार में सांसद ओवैसी इस समय अपने पैर पसारने में जुट गए हैं। ओवैसी ने अपने बिहार के दौरे को लेकर विधानसभा चुनाव में करीब 50 सीटों पर मजबूती से लड़ने वाले हैं और इसी को देखते हुए अब नीतीश और तेजस्वी की हालत पहले से भी खराब होती जा रही है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में सन 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह
मान लिया है कि पहले से अधिक बिहार में उनको वोट मिलने वाला है। खासकर उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर ज्यादा फोकस किया है। वही मुस्लिम कार्ड की योजना भी निकाल कर उन्होंने मुस्लिमों का दिल जीत लिया है। सीमांचल पर इस बार फिर से ओवैसी तहलका मचाने वाले हैं, जिससे तेजस्वी और नीतीश की हालत खराब हो चुकी, क्योंकि जनता पहले से भी उनसे रूठ चुकी है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मनीष कश्यप के साथ किया, इससे वहाँ की सारी जनता इस समय तेजस्वी और नीतीश से नाराज हो चुकी है। बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बजट के बहाने दिल्ली विधानसभा में हंगामा, एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच झड़प। जानिए क्या कुछ है पूरा मामला। बता दें दिल्ली बजट ब्यूरो कथित रूप से लीक होने के मामले में विशेष अधिकार हनन नोटिस को लेकर सत्तारूढ़ और आम आदमी पार्टी विपक्ष यानी भाजपा के बीच हंगामा शुरू हो गया। इस बीच दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को 2 घंटों के लिए स्थगित करना पड़ा। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट को ठप करने को लेकर अभिभाषण खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों के वेल में चले जाने के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से शुरू की गई। जैसे ही सदन की फिर से शुरुआत हुई, बीजेपी विधायक विजयन गुप्ता ने बजट विवरण के कथित लीक होने पर विशेष अधिकार उल्लंघन का नोटिस दे दिया। इस पर फिर से बता दें एक बार सदन में हंगामा हुआ और दिल्ली बजट ब्यूरो को कथित रूप से बंद कर देना पड़ा। और इसी के साथ बता दें इसकी सुनवाई कल होने वाली है। बाद में आम आदमी पार्टी और भाजपा विधायकों के बीच इन मुद्दों पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया। वहीं गुप्ता ने ट्वीट करके कहा, मैंने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत और मंत्री गोपाल राय द्वारा विशेष अधिकार हनन के खिलाफ नोटिस दिया था। जी हाँ, बता दें लगातार यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने विशेष अधिकार हनन किया है और इसका नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वह बीजेपी अब पूरी तरह से अपना सिकंजा हर एक खेमे में जमाना चाह रही है और केंद्र भी उसी की सारे पे चल रही है। बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें लगातार पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। जी हाँ, बता दें श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए तो भारत मौजूद था, लेकिन अब पाकिस्तान को कौन उबार पाएगा। वहीं IMF से उसको लोन नहीं मिल पा रहा है और उसकी हालत और भी गंभीर होती जा रही है। गौरतलब है कि श्रीलंका बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था और आर्थिक तथा मानवीय संकट का सामना कर रहा था। श्रीलंका की तरफ से एक बयान में बताया गया कि IMF के कार्यवाही बोर्ड ने अपनी विस्तार कोष सुविधा के तहत $3 अरब की 48 महीनों की वित्तीय व्यवस्था में उसको मंजूरी दी थी। लेकिन बता दें IMF द्वारा किसी भी तरह की मंजूरी इस समय पाकिस्तान को नहीं दी जा रही है और अब सारा कामकाज इस समय IMF ही पाकिस्तान में संभाल रहा है, हो चाहे GST हो या उत्पादन की कोई प्रक्रिया हो। और इसी कारण पाकिस्तान में लगातार बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और जनता को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल आप क्या सोचते हैं, क्या जल्द ही इस पाकिस्तान की नैया डूब जाएगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें अखिलेश यादव अब अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराने वाले हैं और कांग्रेस के साथ वह गठबंधन नहीं करने वाले हैं। बड़ा फैसला है अखिलेश यादव द्वारा सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। बता दें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए ना कहकर अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी भी सांसद मुद्दे पर किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने वाले हैं, खास तौर पर कांग्रेस से। तो हालांकि अखिलेश के पिता अगर राह पर चलते हैं तो वो ज़रूर ही कामयाबी को हासिल करेंगे। उन्होंने 2 साल के भीतर पहले राहुल गांधी के साथ सन 2017 में गठबंधन किया था, जिसका खामियाजा उनको साफ साफ तौर पर भुगतना पड़ा था और इसी के चलतन अब वह राहुल गांधी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करने वाले और इसी सबको देखते हुए वह अब ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। इसीलिए वह इस समय कर्नाटक के दौरे पर भी थे। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नेपाल भागने के जुगाड़ में है अमृतपाल। जी हाँ, बता दें अब तक उसे 80,000 से ज्यादा पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले अलगाववादी अमृतपाल सिंह को अब तक गिरफ्तार न कर पाई है 80,000 पुलिस। वहीं कभी कयास लगाए जा रहे हैं कि खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल अब नेपाल के जाने की भी फिराक में है। वहीं पंजाब पुलिस के साथ ही देशों के अन्य राज्यों की पुलिस भी उसके भाग दौड़ में लग चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई और किसी भी तरह का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। कहाँ है ये अमृतपाल? और बता दें अभी तक इसके 100 से ज़्यादा गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है,
प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नसीहत दी है विपक्षों को बीजेपी को हराने के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। जी हां, बता दें कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अगले साल लोकसभा का भी चुनाव है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए आम चुनाव में जिस तरह से जीत की हैट्रिक लगातार लगाती आ रही, तो ऐसे में विपक्ष भी अपने जीत का राज जानना चाहेगा और फिर इसमें अब प्रशांत किशोर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को हराना है यानी बीजेपी को हराना है तो सभी को एकजुट होकर उसके साथ लड़ना होगा। उन्होंने सपा को खास कर बताया कि वह किसी भी इस पार्टी से गठबंधन ना करे जो उसके लिए दुखदायी हो। जी हाँ, बता दें उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन ना करे तो ही सपा के लिए यूपी के लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा होगा। दरअसल आप क्या मानते हैं, क्या सपा यूपी में गठबंधन नहीं करती है कांग्रेस से तो अब की बार उसका परचम चमकेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।